दोस्तों, आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि खुद के लिए जिया तो क्या जिया, दूसरों के लिए जीना ही जिंदगी है। ये कहानी भी इस कहावत से जुड़ी हुई है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अपने पूर्वजों से मिली धन दौलत और काफी जमीन थी प्रेमलाल के पास। इसलिए वो अपने पूरे गांव भर में सबसे बड़ा धनवान और पूंजीपति सेठ कहलाता था। और जिस गांव में वो रहता था, वहां के ज्यादातर लोग खेती किसानी ही करते थे। और गांव के सभी किसानों के पास जितनी जमीन थी, उससे कई गुना ज्यादा जमीन प्रेमलाल के पास थी। और उस गांव के कई गरीब किसान तो उसके खेतों पर मजदूरी भी किया करते थे। और इस बात का प्रेमलाल को बहुत ज्यादा घमंड था। बिना अपनी मूछों पर ताव दिए वो किसी से बात तक नहीं करता। और दूसरी तरफ उसी गांव में एक ईमानदार और बड़ा ही मेहनती अशोक नाम का एक किसान भी रहता था। अशोक के परिवार में बूढ़े माता पिता, एक बहन, पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चे थे। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, उसी में वह कड़ी मेहनत करके अपने पूरे परिवार का पेट पालता था। सारे गांव वाले ये देखकर हैरान रहते थे कि इतनी सी जमीन में खेती करके ये इतने बड़े परिवार का पालन पोषण कैसे कर लेता है। प्रेमलाल को भी ये बात बहुत ज्यादा खलती थी और वो दिन रात यही सोचता था कि इस गांव का हर गरीब व्यक्ति मेरे खेतों पर मजदूरी करता है, लेकिन एक अशोक ही है जिसने आज तक कभी मेरे आगे हाथ नहीं फैलाया। अशोक के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, पर उसे एक चिंता सताए जा रही थी कि वो अपनी छोटी बहन की शादी के लिए पैसे कहां से लाएगा। उसके पास तो कोई जमा पूंजी भी नहीं है और बहन की शादी भी अब नजदीक है। और फिर उसने मजबूरन अपनी जमीन बेचकर बहन की शादी कर दी। जमीन बेचने के बाद अशोक धर्म संकट में पड़ गया कि वो अब अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा। ना तो अब उसके पास खेती करने को जमीन है और ना ही कोई दूसरा काम। इसी चिंता में डूबा हुआ अशोक अपने घर पे उदास बैठा हुआ था। तभी उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना प्रेमलाल से कोई मदद मांगा जाए। वो जानता था कि इस पूरे गांव में सिर्फ एक प्रेमलाल ही उसकी मदद करने के योग्य है, क्योंकि गांव के कई गरीब किसान प्रेमलाल के खेतों पर मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। और फिर इसी उम्मीद में अशोक काम मांगने उसके घर पहुंचा। प्रेमलाल के पास पहुंचकर अशोक बोला, सेठ जी, आज मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। अगर आप मुझे अपने यहां कोई नौकरी दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अशोक को पहली बार अपने आगे हाथ फैलाता देख प्रेमलाल को अंदर ही अंदर बहुत खुशी मिल रही थी और वो अपनी मूछों में ताव देते हुए बोला, क्यों भाई, तुमने तो आज तक कभी मुझसे कोई मदद नहीं मांगा, तो फिर आज अचानक तुम्हें मेरी जरूरत कैसे पड़ गई। अशोक बड़ी विनम्रता से बोला, क्या करूं सेठ जी, आप तो जानते ही हैं, मेरे पास थोड़ी सी जमीन थी जिसे बेचकर मैंने बहन की शादी करवा दी। और अब मेरे पास कोई दूसरा जरिया नहीं है अपना घर चलाने का, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। अगर आप मुझे अपने यहां कोई काम दे दें तो मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। घमंडी सेठ को उसकी ये बातें सुनकर जरा भी दया नहीं आता, लेकिन उसे यह बात अच्छी तरह से पता था कि अशोक बहुत ही मेहनती इंसान है। और फिर उसने अशोक की गरीबी और लाचारी का फायदा उठाते हुए बोला, देख भाई, अभी तो मेरे पास मजदूरों की कोई कमी नहीं, लेकिन तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे एक काम देता हूं। मेरे पास एक बंजर जमीन है, अगर उस पर तूने अनाज उगा कर दिखा दिया तो मैं तुझे हमेशा के लिए काम पर रख लूंगा। पर मैं इसके लिए तुझे ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा। बाकी मजदूरों को रोज का 100 रुपए देता हूं, पर तुझे 50 ही दूंगा। अगर मंजूर है तो बोल। मरता क्या न करता, अशोक ने सेठ की शर्त मान ली और फिर उसी दिन से उस बंजर जमीन पर काम करना शुरू कर दिया।
पूरे 4 महीने लगातार कड़ी धूप में भूखे प्यासे पसीना बहाकर अशोक ने उस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाकर दिखा दिया। इतने सालों से बंजर पड़ी जमीन में फसल लहलहाता देख प्रेमलाल सेठ हैरान हो गया, लेकिन उसने अशोक की तारीफ में 2 शब्द तक नहीं बोले। और फिर एक दिन अशोक अपना काम खत्म करके खुशी खुशी सेठ के घर आया और बोला, सेठ जी, आपके कहे अनुसार मैंने अपना काम पूरा किया, अब तो आप मुझे हमेशा के लिए नौकरी पे रखोगे ना? ये सुनकर प्रेमलाल बड़ी क्रूरता से बोला, देखो, तुमने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया, ये तो कोई दूसरा मजदूर भी कर सकता था। और मैंने तुमसे ये वादा कभी नहीं किया था कि मैं तुझे हमेशा के लिए काम पर रख लूंगा, बल्कि मैंने ये कहा था कि तुझे हमेशा कोई न कोई काम देता रहूंगा। इसलिए अब तू अपने पैसे ले और चलता बन यहां से। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब तुझे बुला लूंगा। सेठ को अपनी जुबान से मुकरता देख अशोक का दिल बैठ गया। पिछले 4 महीनों से कम ही सही, पर उसके परिवार और बच्चों के पेट में अन्न का दाना तो जा रहा था, पर अब वो अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा, यही सोचकर उसकी आंखों से आंसू आ गए। और अशोक ने प्रेमलाल के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ा कर रो पड़ा और कहने लगा, सेठ जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है, कृपया मुझे काम से मत निकालिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। पत्थर दिल प्रेमलाल को अशोक पर जरा भी तरस नहीं आया और उसने बड़े ही बेरहमी से उसे अपने घर से निकाल दिया। और मन ही मन ये सोचकर खुश होने लगा कि अब इस पूरे गांव में कोई ऐसा नहीं बचा जिसने प्रेमलाल के आगे हाथ ना फैलाया हो। और फिर अगली सुबह जब प्रेमलाल टहलने निकला तो उसने देखा कि अशोक उसके घर के बाहर ही बैठा है। सेठ ये देखकर बहुत हैरान हुआ और उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ, तुम मेरे घर के बाहर क्यों बैठे हो? अशोक बोला, सेठ जी, आप तो जानते हैं मेरे घर की आर्थिक परिस्थिति कितनी खराब है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे काम पर वापस रख लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इतना अनुरोध करने पर भी प्रेमलाल ने उसकी एक न सुनी और एक बार फिर उसे बुरा भला कहकर वहां से भगा दिया। बेचारा अशोक निराश होकर वहां से चला तो गया, लेकिन फिर से अगले दिन सेठ के घर के बाहर आकर बैठ गया। सेठ ने फिर उसका अपमान करके वहां से भगा दिया और ये सिलसिला अगले कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। अब तो अशोक सेठ के भगाने पर भी वहां से नहीं जाता और वहीं पर बैठा रहता। फिर एक दिन सेठ ने तंग आकर अशोक से कहा, तुम कितने बेशर्म इंसान हो, मैं तुम्हारा इतना अपमान करता हूं लेकिन तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। इसके जवाब में अशोक ने कहा, क्या करूं सेठ जी, बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन जब घर जाता हूं और भूख से बिलखते अपने बच्चों और माँ बाप को देखता हूं तब मुझे उसके सामने ये अपमान कुछ भी नहीं लगता। इतना सब कुछ सुनने के बाद तो पत्थर दिल भी पिघल जाए, लेकिन प्रेमलाल का दिल जरा भी नहीं पिघला। उसे मजदूरों की बहुत जरूरत थी, फिर भी उसने अशोक को काम पर नहीं रखा। और फिर एक दिन अशोक से पीछा छुड़ाने के लिए प्रेमलाल ने एक तरकीब लगाई और कुछ दिनों के लिए गांव छोड़कर चला गया। और करीब 1 महीने दूसरे शहर में रहने के बाद सेठ अपने घर वापस लौटा। लौटते ही प्रेमलाल ने घर के आसपास नजर दौड़ाई, पर उसे अशोक कहीं नहीं दिखा। मन ही मन मुस्कुराते हुए सेठ ने सोचा, लगता है मेरी तरकीब काम कर गई, अशोक से पीछा छूट गया। हालांकि अब सेठ के दरवाजे पर अशोक नहीं बैठा था, लेकिन अभी भी उसका विचार सेठ के मन में घूम रहा था। सेठ को बड़ी बेचैनी सताने लगी और उसने सोचा, अशोक इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है, जरा पता करता हूं कि आजकल वो है कहाँ। और फिर गांव के कुछ लोगों से पूछताछ करने पर उसे पता चला कि अशोक बुरी तरह से घायल होकर अपने घर पे पड़ा है। सेठ ने जब उसके घायल होने का कारण पूछा तो गांव के लोगों ने कहा, सेठ जी, आप जब अपना घर छोड़कर दूसरे शहर गए थे तो ठीक उसके 2 दिनों के बाद
आपके घर में कुछ चोर चोरी करने आए थे और संयोग से अशोक आपके घर के बाहर ही बैठा था। उसी वक्त चोरों से मुठभेड़ में उसे काफी चोट आई, लेकिन उसने अपनी जान पर खेलकर आपके घर की रखवाली की और उन चोरों को मार भगाया। ये सब सुनने के बाद प्रेमलाल का पत्थर जैसा दिल मोम की तरह पिघल गया और वो कहने लगा, हे ऊपर वाले, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। जिस इंसान को मुझे गले से लगाना चाहिए उस इंसान को मैं हमेशा ठोकर ही मारता रहा, लेकिन अब मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मुझे जल्दी से अशोक के घर ले चलो, मैं अभी उससे मिलना चाहता हूँ। और फिर प्रेमलाल अशोक से मिलने उसके घर पहुंचा। पहुंचकर उसने घर का ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर प्रेमलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा कि अशोक के छोटे छोटे बच्चे और बूढ़े माता पिता भूख से बेहाल हैं और बुरी तरह जख्मी अशोक एक खाट पर पड़ा हुआ है। प्रेमलाल ने अशोक के पास आकर उसे गले से लगा लिया और बोला, मुझे माफ कर दे अशोक, तेरे जैसे नेक और भले इंसान के साथ मैंने बहुत बुरा सुलूक किया है। मैंने धन दौलत के झूठे अहंकार में तेरी गरीबी और लाचारी का बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि इंसान धन दौलत से बड़ा नहीं बनता, बल्कि इंसान बड़ा बनता है अपने अच्छे व्यवहार और अच्छे कर्मों से। और फिर प्रेमलाल ने अच्छी तरह से अशोक का इलाज करवाया और जिस बंजर जमीन पे अशोक ने खेती करके दिखाया था उस जमीन को प्रेमलाल ने उसे तोहफे में दे दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।